हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। फाइनली जिस आईपीओ का लोगों को इंतजार था, एचडीएफसी बैंक की सब्सिडरी एचडीबी फाइनेंशियल का, वो 25 जून को खुल रहा है और 27 जून को बंद हो रहा है। वहीं पर एक सबसे बड़ा झटका है कि भैया लिस्टिंग जिस दिन होने वाला है लोगों को लॉस हो जाएगा, यानी उस दिन तो हो ही जाएगा और आज के डेट से भी लोग लॉस में हैं काफी सारे। कैसे बताऊंगा, शेयर होल्डर कोटा की क्या कहानी है उसको बताऊंगा, और पता है एनएससी के जो अनलिस्टेड मार्केट में एनएससी ट्रेड कर रहा है उसमें भी क्या ऐसी ही कुछ कहानी हो सकती है उसको भी बताऊंगा। क्योंकि क्या होता है, अनलिस्टेड मार्केट में भाव कुछ भी रहते हैं और रिटेलर दौड़ दौड़ के खरीदता है और बाद में जब लिस्टिंग पे आती है तब रियल भाव पता चलता है तो पैर के नीचे से जमीन खिसक जाती है। कुछ ऐसा ही एचडीबी फाइनेंशियल में हो रहा है। तो क्या है मामला समझिएगा, क्योंकि इससे आपको एनएससी वाले में भी बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो इन 3 पॉइंट को लास्ट में कवर करेंगे। पहले हम चलते हैं और कंपनी को समझने की कोशिश करते हैं, कंपनी क्या है, किस तरीके से करती है। चलिए, आईपीओ में अप्लाई करने के लिए डीमेट अकाउंट चाहिए होगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में है, जल्दी से ओपन करके सपोर्ट कीजिए। गुड न्यूज, 25 जून से शुरू होने जा रहा है हमारा स्मार्ट मनी मास्टर क्लास। रात में 9 बजे बेसिक से एडवांस तक सिखाएंगे, जिससे आप इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल सब कुछ कर सकते हो। चाहे वो कैश हो, चाहे फ्यूचर हो, चाहे ऑप्शन हो, क्रिप्टो हो, कमोडिटी हो, कहीं भी बिंदास सीख कर ट्रेड करोगे। हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिलेगा, रिवीजन क्लास मिलेगा, स्क्रीनर मिलेगा। दिन भर बच्चों की तरह देखने की जरूरत नहीं, बिंदास ट्रेड कीजिए, पैसा कमाइए और घर जाइए। अभी कभी 9708094321 पे कॉल कीजिए। तो एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज 2007 में कंपनी शुरू हुई थी। लीडिंग एनबीएफसी कंपनी है जो सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन देती है रिटेल और कमर्शियल कस्टमर को। ठीक है, एचडीएफसी बैंक की सब्सिडरी है जो मैंने शुरुआत में ही बताया था। अब चूंकि एचडीएफसी बैंक की सब्सिडरी है तो भैया इनका जो ब्रांच नेटवर्क है वो अपने आप में ही काफी बड़ा होगा और डाइवर्सिफाइड लोन बुक होगा। जिस लोन बुक में बात करें तो 3 इनका प्राइमरी काम है। इंटरप्राइज लेंडिंग, इसमें लोन देते हैं एमएसएमई और बिजनेस को फॉर वर्किंग कैपिटल और ग्रोथ के लिए। एसेट फाइनेंस, जिसमें कमर्शियल व्हीकल, ट्रैक्टर और इक्विपमेंट आ जाता है। और कंज्यूमर लेंडिंग, जिसमें पर्सनल लोन, गोल्ड लोन, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जैसी चीजें आ जाती है। इसीलिए सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड का कॉम्बो यहाँ पर आपको दिख गया। अब इनके पास जो ये कस्टमर को सर्व कर रहे हैं 17 मिलियन कस्टमर है, 1772 ब्रांच है 31 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में। 1,40,000 डीलरशिप और मैन्युफैक्चर के साथ पार्टनरशिप है। अब यहाँ पर जब सिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड लोन की बात आती है तो इनका जो सिक्योर्ड लोन है वो 71% है। सिक्योर्ड लोन यानी उसके पीछे गारंटी है कि पैसा आएगा। अनसिक्योर्ड लोन जिसके पीछे गारंटी नहीं है कि पैसा आएगा, जो एक कहते हैं ना कि आप जब लोन लेते हो तो कुछ गारंटी रखते हो, लाइक दैट। ठीक है, जिसमें कहते हैं कंपनी हैंडल करती है बैक ऑफिस सपोर्ट और बीपीओ सर्विस एचडीएफसी बैंक के लिए। ठीक है, तो अब सवाल यह है कि कंपनी तो हो गई, अब एनबीएफसी सेक्टर जो है वो कैसा है। तो भैया फाइनेंशियल मार्केट में एनबीएफसी सेक्टर जो है बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है, जहां पर बहुत स्ट्रांग ग्रोथ है। और मैं हमेशा एक बात कहता हूं, ब्याज का धंधा चोखा हुआ मारवाड़ी भाषा में। ठीक है, जहां पर व्हीकल और कंज्यूमर लोन तो दे ही रही है। एचडीएफसी ग्रुप का नाम है जिसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट उठा रही है, क्योंकि ब्रांड ट्रस्ट अपने आप में है और रिस्क मैनेजमेंट तो आप जानते हैं कि एचडीएफसी बैंक कितना बेहतर करता है, तो यहां पर भी रिस्क मैनेजमेंट उतना ही बेहतर होगा। अब यहां पर हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि 2025 से 2028 में कि एनबीएफसी का जो सेक्टर है वो कितना ग्रो करेगा। तो 15 से 17% सीएजीआर के हिसाब से ग्रो करेगा, जो डेटा बताता है। 25 जून को खुल के 27 जून को बंद हो जाएगा। 700 से 740 रुपीज का प्राइस बैंड है। ये वही गेम है जो मैंने कहा ना, लोगों को लॉस करा दिया। ये भाव देखकर ही लोगों के पैर के नीचे से जमीन खिसक गई, उस पे आएंगे हम। ठीक है, उसके बाद टोटल इशू साइज 12,500 करोड़ का है, जिसमें फ्रेश इशू बहुत कम है 2,500 और ऑफर फॉर सेल है 10,000 करोड़ का, यानी 2,500 करोड़ ही कंपनी के अंदर जाएगा, बाकी जो इन्वेस्टर और प्रमोटर है उनके पास चला जाएगा। तो अब हम देखने की कोशिश करते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। तो आप देख रहे हो क्लियर कट एसेट में इंप्रूवमेंट है, रेवेन्यू में इंप्रूवमेंट है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में गिरावट दिख रही है। आप देखो इब्टा में इंप्रूवमेंट है, नेटवर्थ में इंप्रूवमेंट है, रिजर्व सरप्लस में इंप्रूवमेंट है और टोटल बोरोइंग थोड़ा बढ़ा है। तो ये तो एनबीएफसी के साथ है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिरा है, इसको दिमाग में रखिएगा। तो अब रेवेन्यू में कहां से आ रहा है, चूंकि इन्होंने बीपीओ सर्विस बोला था तो कहीं बीपीओ सर्विस ज्यादा तो नहीं है, तो बीपीओ सर्विस सिर्फ 7.50% है। लेंडिंग बिजनेस 92.50, यानी ब्याज का धंधा ही इनका मोटा है और वही काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं। अब हम
जैसे नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट करते हैं। तो मोटा मोटा अगर आप देखोगे तो पैन इंडिया इनका काम बहुत अच्छे तरीके से डाइवर्सिफाइड है। आप ये नहीं कह सकते कि नॉर्थ से ज्यादा बिजनेस है तो कहीं कम है, मोटा मोटा सही तरीके से पूरे इंडिया में है। रीजन वही HDFC बैंक। अब लोन में चूंकि हमने कहा 3 तरह का धंधा कर रहे हैं, तो कहां क्या लोन है, तो यहां पे भी अगर गौर करोगे तो कंज्यूमर फाइनेंस 39% है, इंटरप्राइज लेंडिंग 28% है, एसेट फाइनेंस 33%। तो अगेन यहां पे मोटा मोटा पाओगे तो मोटा मोटा तौर पे ऑलमोस्ट तीनों सेगमेंट में प्रॉपर से काम कर रहे हैं। अब इनका EPS यानी अर्निंग पर शेयर 27.3 है, रिटर्न ऑन इक्विटी 14.7 है, नेट एसेट वैल्यू पर शेयर का 198.8 है, डेट टू इक्विटी 5.85 है। अब डेट टू इक्विटी 5.85 से टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि कई बार मैंने सिखाया आप लोग को डेट टू इक्विटी 1 के नीचे होना चाहिए, लेकिन जो बैंकिंग और NBFC होती है उनका हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो ब्याज का काम करती है। ठीक है, PB रेशियो आते हैं तो 3.72 है और इंडस्ट्री का 1.85 है, यानी महंगा है। NIM 7.2 है, यानी नेट इंटरेस्ट मार्जिन, और कॉस्ट टू इनकम रेशियो 42.8% का है। अब हम पीयर कंपैरिजन करते हैं, तो पीयर कंपैरिजन में आप HDB फाइनेंशियल को किससे कंपेयर करना चाहोगे, बजाज फाइनेंस से या बाकी किसी से, कमेंट में बताना, क्योंकि ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। तो मेरा पर्सनल मानना है कि इसको अगर इसका रियल कॉम्पिटिटर देखें तो बजाज फाइनेंस पकड़ सकते हैं। तो यहां पर जितना भी अगर कंपैरिजन देखेंगे तो कहीं ना कहीं हमें किससे कंपेयर करना पड़ेगा, बजाज फाइनेंस। तो उस एंगल में अगर आप देखते हो PB रेशियो जो मैंने कहा था इंडस्ट्री के आधार पे महंगा है, बट बजाज फाइनेंस तो 5.78 है, यानी और महंगा है। तो यानी धंधे के हिसाब से देखें तो उस एंगल पे आके ठीक ठाक जगह पे खड़ा हुआ है। अब हम देखते हैं स्ट्रेंथ क्या है, तो स्ट्रेंथ है HDFC बैंक का नाम। ठीक है, उसके बाद लार्ज और डाइवर्सिफाइड लोन बुक है, जिसमें MSME, व्हीकल और कंज्यूमर फाइनेंस है। पेन इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसमें 1772 ब्रांच और 1,40,000 पार्टनर है। हाईएस्ट एसेट क्वालिटी है, तो ग्रॉस NPA 2.1%, नेट NPA 0.8%, यानी सुपर्ब यार। मतलब NBFC में इस तरह का NPA लेवल देखना, यानी जो पैसा डूब सकता है, राइट, जिसकी रिकवरी नहीं हो सकती, उसको NPA में काउंट होता है, वो बहुत अनदर लेवल पे है। और उसमें भी 71% क्या है, सिक्योर्ड लेंडिंग है, यानी ये पैसा सही जगह गारंटी में जा रहा है, जो मैंने बताया था। डाइवर्सिफाइड में ऑलरेडी पर्सनल गोल्ड, ऑटो, सिक्योर्ड इंटरप्राइज लोन आ रहा है। उसके बाद हम कहें तो इनका ROE 14.7% है, जो अगेन बहुत अच्छा है, और 95% डिजिटल ऑन बोर्डिंग है, यानी पूरा काम टेक के सहारे हो रहा है, यानी जमाना टेक्नोलॉजी का है और ये जमाने के टेक्नोलॉजी पर कंप्लीट आ चुके हैं। वीकनेस क्या है, तो हाईएस्ट PB है, जो मैंने आपको बताया था पीयर के आधार पर, लेकिन फिर मैंने कहा था कि यार बजाज फाइनेंस से आप अगर कंपेयर करते हो तो शायद मान सकते हो। इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिक्लाइन हुआ था, जो मैंने दिखाया था। NBFC मार्केट अपने आप में रिस्क मार्केट काउंट होता है, जो मैंने बताया था। ठीक है, बैंक की अपेक्षा में NBFC हाईएस्ट बोरोइंग कॉस्ट लेता है, तो वो भी आपको पता है। एक्सपोजर टू अनसिक्योर्ड लोन है, अनसिक्योर्ड लोन भले ही कम हो, बट अनसिक्योर्ड लोन तो अनसिक्योर्ड लोन कहलाएगा। ठीक है, प्लस NBFC का धंधा इकोनॉमिक साइकिल पे डिपेंड करता है। इकोनॉमी कैसी चल रही है तो लोन की डिमांड ज्यादा आएगी, इकोनॉमी दब जाएगी तो लोन की डिमांड नहीं आएगी। ठीक है, और कंपटीशन के लिए भैया फिनटेक और डिजिटल लेंडर इनके पास भरे हुए हैं। तो अब पैसे का क्या करेंगे, फ्यूचर बिजनेस ग्रोथ करेंगे, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो बढ़ाएंगे, ब्रांड को और ज्यादा चमकाएंगे। ठीक है, इस तरह की कहानी है। तो अगर आज के डेट में हम बात करें कि इनका GMP क्या है, तो 76 रुपए का GMP दिख रहा है। ठीक है ना, HDFC के नाम पे। बट अब उसी सवाल पे आते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट था, लिस्टिंग से पहले लॉस क्यों। तो बहुत सारा शेयर अनलिस्टेड मार्केट में ट्रेड होता है, तो ये शेयर पहले 1550 रुपए का हाई लगा चुका है और अभी 1275 रुपए पे चल रहा था। कहां, अनलिस्टेड मार्केट में। और जब कोई बड़ा कंपनी का बड़ा शेयर आता है तो लोगों के अंदर बहुत भूचाल रहता है, अरे बाबा हम खरीद लें, लिस्टिंग मार्केट में और ज्यादा मुनाफा कमाएंगे। बट ये कहां हो रहा है, 740 में, राइट। यानी कितने % का लॉस हुआ ये आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जिन जिन के पास है, और किन किन के पास है कमेंट में बताइएगा। अब इसको पहले हम यहां से कनेक्ट कर देते हैं, NSE में भी ऐसा होगा क्या, इस बात को समझिएगा। तो आप ये समझ ही चुके हैं कि अनलिस्टेड मार्केट में बहुत ज्यादा भाव बढ़ गया था, लोग
ज़्यादा खरीदेंगे रिटेलर तो क्या होगा, भाव ऑटोमेटिक डिमांड सप्लाई के आधार पे बढ़ेगा। बट कंपनी क्या है, अपने करेक्ट वैल्यूएशन पे लाने की कोशिश में है, उसके बाद भी महंगा है। तो अगर आप सोच लो कि कंपनी अगर 1275 के भाव में आईपीओ लाती तो इसका भाव क्या पागलपन का होता। तो फिर जो पेटीएम का हश्र हुआ था, जोमेटो का हश्र हुआ था, वही हश्र होता और लोग फंसे नजर आते। लेकिन यहाँ पर कंपनी ने कुछ शिक्षा ली। शिक्षा कहाँ से ली? शिक्षा ली टाटा टेक्नोलॉजी से, जो अपने अनलिस्टेड मार्केट के प्राइस से नीचे लिस्ट करवाए थे इसी तरीके से। तो ये चीजें होती हैं और यही चीज है कि अभी एनएससी में, जब एनएससी जो अनलिस्टेड मार्केट में ट्रेड कर रहा है, वहां पे भी जब आईपीओ का बात आया है, लोग पागलों की तरह खरीद रहे हैं। और यहां पर अगर आप डेटा देखने जाओगे तो सबसे ज्यादा पोजीशन रिटेल वाले की है और जो बिग प्लेयर हैं वो मोस्टली प्रॉफिट बुक करके निकल चुके हैं। तो अब इसका क्या होगा ये तो समय बताएगा, बट ये एक लर्निंग है वैल्यूएशन के बारे में। बात समझ में आई हो और पिक्चर क्लियर हुई हो तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। इसमें शेयर होल्डर कोटा है, यानी अगर आपके पास एचडीएफसी बैंक के एक भी शेयर है तो आप शेयर होल्डर कोटा के लिए अप्लाई हैं, बशर्ते कि वो शेयर आपने 18 जून को खरीदा हो या 18 जून से पहले। तो अब आपके पास 18 जून या 18 जून से पहले अगर एचडीएफसी बैंक का शेयर होगा तो आप शेयर होल्डर कोटा से अप्लाई करके अपने अलॉटमेंट के चांसेस को इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये थी एक कंप्लीट एनालिसिस जहां पे आपने देखा कि किस तरीके से लिस्टिंग से पहले लॉस हुआ, कैसे रिटेलर बिना वैल्यूएशन देखे अनलिस्टेड मार्केट में सौदे को खरीद लेते हैं, जिसका एक रियल एग्जांपल एनएससी भी आपको दिखता सा दिख रहा है। लेकिन कंपनी ने समझदारी से करेक्ट वैल्यूएशन की तरफ लाने की कोशिश की, उसके बाद भी महंगा है। तो वहां पर एक करेक्ट वैल्यूएशन का वेट तो करना ही चाहिए, बट एक नाम और ब्रांड के तहत एक अच्छी कंपनी मार्केट में लिस्ट होने जा रही है और बजाज फाइनेंस के आधार पर कंपेयर करते हुए इसके बारे में आप एक लॉन्ग टर्म व्यू ले सकते हैं। तो कैसा लगा कमेंट में बताइए और लोगों के साथ शेयर कर दीजिए।